नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड रघु जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप रघु जी की ही नजर से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रघु है और मैं मधुबनपुर नाम की जगह से आता हूं। और जो किस्सा मैं आज आपसे साझा कर रहा हूं वह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वह सच है जिसने मेरी सोच, मेरा हौसला और मेरी आस्था सब कुछ जड़ से हिलाकर रख दिया था। यह बात आज से करीब 10-12 साल पहले की है, जब मैं उम्र में जवान था, रगों में जोश भरा था और आंखों में अपनी मेहनत के दम पर बड़ा आदमी बनने का सपना पल रहा था। मैं पेशे से ट्रक चलाता हूं और उन दिनों अभी अभी इस काम में उतरा ही था। बैंक से मोटा कर्ज लेकर मैंने एक पुराना ट्रक खरीदा था और मन में ठान लिया था कि दिन रात खटकर कुछ ही सालों में इस एक ट्रक को कई ट्रकों के काफिले में बदल दूंगा। मेरे साथ काम करता था मेरा हेल्पर राजू, जो स्वभाव से बेहद सीधा साधा और मेहनती लड़का था। उम्र कोई 20 साल के आसपास रही होगी। अपने घर की कमजोर हालत के कारण पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ काम पर लग गया था। हम दोनों की खूब पटती थी। वह मुझे बड़े भाई की तरह मानता था और मैं भी उसे अपने छोटे भाई जैसा समझकर हर तरह से संभालता था। हमारा काम था माल लाद कर एक तय रूट पर फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। काम नया था और प्रतिस्पर्धा जबरदस्त, इसलिए मैं कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि जितने ज्यादा चक्कर लगेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा और उतनी ही जल्दी मैं कर्ज से आजाद होकर अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा। इसी सोच में मैं दिन रात का फर्क भूल चुका था और मेरे दिमाग में बस काम ही काम घूमता रहता था। शुरुआती कुछ महीने सब कुछ सामान्य रहा और हम ज्यादातर दिन के उजाले में ही सफर किया करते थे। लेकिन जो मुख्य हाईवे पड़ता था वह बेहद लंबा था और उस पर हर वक्त गाड़ियों का इतना दबाव रहता था कि जाम से बच पाना मुश्किल हो जाता। जगह जगह रुकना पड़ता और कीमती वक्त बर्बाद होता। कई बार तो एक पूरा चक्कर लगाने में ही 1.5 दिन निकल जाता। मेरे मन में लगातार यह कसक रहती थी कि अगर किसी तरह आने जाने का समय कम हो जाए तो महीने में 2-4 चक्कर ज्यादा लगाए जा सकते हैं। एक दिन जब हम रास्ते में एक ढाबे पर चाय पी रहे थे, तभी वहां बैठे एक दूसरे ड्राइवर ने बातचीत के दौरान एक वैकल्पिक रास्ते का जिक्र किया। उसने बताया कि मुख्य हाईवे से हटकर एक पुराना रास्ता भी उसी दिशा में जाता है, जो जंगल और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता है और दूरी में कम से कम 60-70 किलोमीटर छोटा है। हालांकि उसने साथ ही यह चेतावनी भी दी कि वह रास्ता रात के वक्त ठीक नहीं माना जाता और लोग उसे मनहूस मानते हैं, क्योंकि वहां कई अजीब हादसे हो चुके हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि 70 किलोमीटर कम होने का मतलब था सीधे 3-4 घंटे की बचत और सुनसान रास्ता होने से जाम का झंझट भी खत्म। मेरे दिमाग में तुरंत हिसाब किताब चलने लगा कि अगर हम रात में उस छोटे रास्ते से निकलें तो सुबह तड़के ही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जल्दी माल उतारकर उसी दिन वापसी का सफर शुरू हो सकता है और जो काम पहले 1.5 दिन में होता था वह पूरे 1 दिन में निपट सकता है। मेरे लिए यह सोच किसी बड़े मौके से कम नहीं थी। मैंने उसी पल मन बना लिया कि अब आगे से हम रात में ही उसी रास्ते से जाया करेंगे। जब मैंने यह बात राजू को बताई तो उसका चेहरा फौरन बुझ गया और वह घबराई हुई आवाज में बोला कि रघु भैया, लोग उस रास्ते को अब शकुनी बताते हैं। कहते हैं कि वहां रात के वक्त भटकती आत्माएं दिखाई देती हैं और अगर कोई मुसीबत आ गई तो मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। उसकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ा और उसे समझाते हुए कहा कि वह भी बेकार की डरावनी कहानियों में उलझ रहा है। ये सब दूसरे ड्राइवरों की बनाई हुई बातें हैं ताकि कोई उनसे आगे न निकल पाए, और फिर मैं उसके साथ हूं तो डरने की जरूरत ही क्या है। बिना थोड़ा जोखिम उठाए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मेरी बातों के सामने वह चुप हो गया, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था। उसी रात यह तय हो गया कि अगली खेप हम रात में ही लेकर निकलेंगे और उसी बदनाम रास्ते से जाएंगे। अगले दिन जब हम माल लोड कर रहे थे तो वहां एक बुजुर्ग ड्राइवर मिले, जिन्हें सब खान चाचा कहकर बुलाते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि हम जंगल वाले रास्ते से रात में जाने की सोच रहे हैं तो वह हमारे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि बेटा, जिद मत कर, वह रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। खास तौर पर अमावस की रातों में वहां भटकती रूहें मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती हैं
और जिसने गाड़ी रोक दी वह फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। मैं बस शालीनता से मुस्कुरा दिया और मन ही मन यही सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। मैंने उनसे दुआ की बात कहकर बात टाल दी और बोल दिया कि चाचा, भूत प्रेत से हम बचपन से नहीं डरते। मेरी बेफिक्री देखकर वह खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे की चिंता साफ झलक रही थी। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा कि खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और याद रखना, हर अनसुनी बात झूठ नहीं होती। उनकी बातों को मैंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि मेरे सिर पर तो बस जल्दी से जल्दी चक्कर पूरा कर ज्यादा पैसा कमाने की धुन सवार थी। उसी शाम जैसे ही सूरज डूबा, हमने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़े। कुछ दूर मुख्य सड़क पर चलने के बाद वह मोड़ आया, जहां से वह छोटा रास्ता अंदर की ओर जाता था। सड़क के मुहाने पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड खड़ा था, जिस पर लिखे शब्द धुंधले पड़ चुके थे। जैसे ही मैंने ट्रक उस रास्ते पर मोड़ा तो चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा छा गया और पीछे छूटते ही मुख्य सड़क का सारा शोर मानो निगल लिया गया। दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी शाखाएं ऊपर मिलकर एक डरावनी सुरंग जैसी बन रही थीं। अंधेरी रात में वह रास्ता किसी काले अजगर की तरह लग रहा था, जो हमें अपने अंदर खींच लेने को तैयार बैठा हो। राजू पूरी तरह सहम गया था। वह बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठा रहा और धीमी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैंने उसकी घबराहट दूर करने के लिए टेप रिकॉर्डर चला दिया, लेकिन उस भयानक सन्नाटे के बीच गानों की आवाज भी अजीब तरह से चुभने लगी, जैसे शोर उस खामोशी से टकराकर और डर पैदा कर रहा हो। इसलिए कुछ ही पलों में मैंने उसे बंद कर दिया और सच कहूं तो उस सुनसान रास्ते पर कदम रखते ही मेरे दिल में भी एक अनजानी बेचैनी घर करने लगी थी। मगर मैंने अपने चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं आने दिया और खुद को यही समझाता रहा कि यह सब बस दिमाग का वहम है, कुछ ही घंटों की बात है और फिर हम इस रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। काश उस वक्त मुझे एहसास होता कि हम किसी आम सड़क पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और सबसे खौफनाक रात की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, क्योंकि वह कोई वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की शुरुआत थी जो हमारी आत्मा पर हमेशा के लिए गहरे घाव छोड़ने वाली थी। उस मनहूस रास्ते पर ट्रक दौड़ाते हुए करीब 1 घंटा बीत चुका था। चारों तरफ घुप अंधेरा और ऐसा सन्नाटा पसरा था कि दिल बैठने लगता। ट्रक के इंजन की घरघराहट भी उस खामोशी में डूबी हुई सी महसूस हो रही थी। राजू अब भी आंखें बंद किए धीमी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और मैं उसे देखकर हिम्मत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जबकि सच्चाई यह थी कि मेरा खुद का कलेजा मुंह को आ चुका था। हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे खड़े पेड़ ऐसे नजर आ रहे थे जैसे लंबे लंबे हाथ फैलाकर हमें अपनी तरफ बुला रहे हों। माहौल को हल्का करने के इरादे से मैंने उससे कहा कि डर मत, देख रास्ता कितना खुला है, न कोई ट्रैफिक न कोई झंझट, सुबह होते होते हम मंजिल पर होंगे। लेकिन उसने बिना आंखें खोले ही कांपती आवाज में जवाब दिया कि भैया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। उसकी यह बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने झट से साइड के शीशे में पीछे झांक कर देखा, मगर वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि यह सब तेरे मन का डर है, थोड़ी देर सो जा, आंख लग जाएगी तो सब ठीक लगेगा। उसी दौरान हम कालीपुर मोड़ नाम की एक जगह के पास से गुजर रहे थे, जो कोई बसा हुआ गांव नहीं था, बल्कि रास्ते के किनारे पड़े कुछ टूटे फूटे खंडहर थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि कभी वहां एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ सब लोग उसे छोड़कर चले गए। उस जगह पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया, जैसे हम अचानक किसी ठंडे इलाके में आ गए हों, जबकि बाहर उमस भरी गर्मी थी। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा, मानो ट्रक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो, और उसी पल ट्रक के पीछे से धड़ाम 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 की 3 भारी आवाजें गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने 3 बड़े पत्थर उठाकर हमारे ट्रक पर दे मारे हों। मैंने बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से ब्रेक दबाया और ट्रक को सड़क के बीचों बीच रोक दिया। मेरा दिल किसी भयानक अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। तभी घबराया हुआ राजू आंखें खोलकर बोला कि भैया क्या हुआ, और मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया कि पता नहीं, लगता है पीछे से कुछ आकर टकराया है। मैंने इतना कहते हुए दिल की तेज धड़कनों को संभालने की कोशिश की और ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। मेरे पीछे पीछे राजू भी टॉर्च हाथ में लेकर उतर आया।
जैसे ही हम ट्रक के पिछले हिस्से तक पहुंचे तो नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। माल के ऊपर बंधी त्रिपाल एक तरफ से फटी हुई थी और 3 भारी बोरियां जो बाकी सामान के साथ लोहे की जंजीरों और मोटी रस्सियों से कसकर बंधी हुई थीं, अजीब और रहस्यमयी तरीके से सड़क पर गिरी पड़ी थीं। यह देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि लोडिंग के वक्त हमने खुद एक एक रस्सी और जंजीर को खींच खींच कर जांचा था और सब कुछ इतना मजबूत बंधा था कि ट्रक उलट जाए तब भी माल गिरना मुश्किल था। फिर सिर्फ ये 3 बोरियां ही नीचे कैसे आ गईं? राजू कांपती आवाज में बोला कि भैया ये कैसे हो गया? रस्सियां तो ज्यों की त्यों बंधी हैं। मैंने खुद टॉर्च की रोशनी में ऊपर चढ़कर देखा और वह सही कह रहा था। सारी जंजीरें और रस्सियां बिल्कुल अपनी जगह पर कसी हुई थीं। बिना किसी रस्सी के खुले या टूटे बोरियों का नीचे गिरना नामुमकिन लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने जानबूझकर त्रिपाल फाड़कर बोरियों को रस्सियों के बीच से खींचकर बाहर फेंक दिया हो। लेकिन इतनी ताकत आखिर किसमें हो सकती थी, और उस सुनसान जगह पर हमारे सिवा था ही कौन? तभी मेरे जहन में खान चाचा की कही हुई बातें बिजली की तरह कौंध गईं कि वहां भटकती रूहें मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती हैं। एक पल के लिए मेरे पूरे शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई और मन में सवाल उठा कि कहीं यह उन्हीं का काम तो नहीं। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभालते हुए इस ख्याल को झटक दिया और जबरदस्ती हिम्मत जुटाकर कहा कि कुछ नहीं होगा। शायद किसी बड़े गड्ढे से झटका लगा होगा और बोरियां गिर गई होंगी। बेकार की बातें मत बना, और जल्दी से सामान वापस चढ़ा। मैंने जानबूझकर आवाज सख्त रखी ताकि राजू और ज्यादा न घबरा जाए। हम दोनों ने मिलकर उन भारी बोरियों को उठाना शुरू किया, जिनमें से हर एक का वजन 70-80 किलो से कम नहीं था, और उन्हें वापस ट्रक पर चढ़ाना किसी पहाड़ को उठाने जैसा लग रहा था। उस डरावने सन्नाटे में बस हमारी तेज सांसों और हांफने की आवाजें गूंज रही थीं। आखिरी बोरी उठाते वक्त मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि जैसे अंधेरे पेड़ों के बीच से कोई हमें घूर रहा हो, मानो आंखों की एक जोड़ी सिर्फ हमें ही देख रही हो। घबराकर मैंने टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ घुमाई, लेकिन वहां घने पेड़ों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। शायद यह मेरा वहम था, या शायद वह इतनी तेजी से छिप गया कि मैं देख नहीं पाया। किसी तरह हमने तीनों बोरियां वापस चढ़ाकर फटी हुई त्रिपाल को जैसे तैसे रस्सियों से फिर से बांध दिया। इस पूरी मशक्कत में करीब पौना घंटा लग गया और हम दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि हमें गर्मी नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। आखिरकार हम वापस ट्रक में बैठे और मैंने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट किया। उस जगह से मेरा बस एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल भागना। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। राजू अब जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा था और मैं भी मन ही मन अपने सारे देवी देवताओं को याद कर रहा था। उसके बाद का पूरा रास्ता हमने बिना रुके और बिना एक भी शब्द बोले तय किया। उस घटना के बाद रास्ते में और कोई अजीब हरकत तो नहीं हुई, लेकिन वह डर हमारे दिल से चिपक चुका था और पूरी यात्रा हमारे साथ चलता रहा। सुबह करीब 5 बजे जब हम दिल्ली की सरहद में दाखिल हुए तो चारों तरफ फैली रोशनी और गाड़ियों की चहल पहल देखकर जैसे हमारी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगीं, और ऐसा महसूस हुआ मानो हम किसी और ही दुनिया से निकलकर दोबारा इंसानों के बीच लौट आए हों। फैक्ट्री में माल उतारने के बाद हमने पास ही एक ढाबे पर ट्रक खड़ा कर दिया और मैं बार बार खुद को यही समझाने की कोशिश करता रहा कि जो कुछ हुआ वह शायद खराब सड़क और झटकों की वजह से हुआ होगा। मैंने राजू को भी यही कहकर दिलासा दिया, मगर सच्चाई यह थी कि मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अंदर कहीं यह एहसास बैठ चुका था कि वह सब कोई मामूली बात नहीं थी। उस दिन हम दोनों इतने टूट चुके थे कि ढाबे की चारपाई पर गिरते ही नींद ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने राजू को आवाज दी कि उठ जा, अब वापस निकलना है। लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और उसकी हालत देखकर मैं सिहर गया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह लाल थीं और चेहरा तेज बुखार से तप रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो सिर पकड़कर फिर से लेट गया। घबराकर मैंने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने बेहद कमजोर आवाज में कहा कि सिर फटा जा रहा है और पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। रात भर बहुत ठंड लगती रही। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह तेज बुखार से जल रहा था और तभी मेरे मन में डर घर कर गया।
मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया, दवाइयां दिलवाईं। डॉक्टर ने कहा कि शायद लंबा सफर और मौसम बदलने की वजह से वायरल हो गया है। लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा था कि यह कोई साधारण बुखार नहीं, बल्कि उसी मनहूस रास्ते का असर है। उस रात ट्रक से गिरी 3 बोरियां सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक इशारा कि उस रास्ते की बुरी नजर हम पर पड़ चुकी थी। हमें लगा था कि हम जंगल को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन शायद उस जंगल की कोई परछाई हमारे साथ ही चली आई थी। दिल्ली में 2 दिन बीत जाने के बाद भी राजू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर की दी हुई दवाइयां उस पर जैसे कोई असर ही नहीं कर रही थी। बुखार कभी उतरता तो कभी अचानक चढ़ जाता, और कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। कई बार वह नींद में जोर जोर से कांपने लगता और कुछ बुदबुदाता रहता। शब्द साफ नहीं होते थे, लेकिन ऐसा लगता था मानो वह किसी से रहम की भीख मांग रहा हो, किसी से कह रहा हो कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं पूरी पूरी रात उसके पास जागकर बैठा रहता और मन ही मन अपनी लालच भरी गलती को कोसता रहता कि मेरे थोड़े से फायदे के चक्कर में मेरा भाई जैसा साथी इस हाल में पहुंच गया। मैंने ठान लिया था कि जब तक राजू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे काम ही क्यों ना छूट जाए। लेकिन किस्मत शायद हमें और आजमाना चाहती थी। तीसरे दिन ही हमारे ट्रक मालिक का फोन आ गया। दिल्ली की एक फैक्ट्री से पेंट का माल बिहार तुरंत पहुंचाना था, और उसने वह डील फाइनल कर ली थी। मालिक ने साफ शब्दों में कहा कि आज रात ही माल लोड करके निकलना होगा, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है और काम किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। उस चक्कर के बदले डबल पैसे देने की बात सुनकर भी इस बार मेरे भीतर कोई लालच नहीं जागा, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए पैसों से कहीं ज्यादा अहम राजू की जान थी। मैंने साफ शब्दों में मालिक को मना कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हम इस हालत में सफर नहीं कर सकते। लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और उल्टा मुझ पर भड़क गया। चिल्लाते हुए बोला कि यह सब बहाने कहीं और जाकर करना। अगर आज रात ट्रक नहीं निकला तो वापस आकर अपना हिसाब ले लेना और चाबी मेरे मुंह पर मारकर निकल जाना। मुझे तुझ जैसे और भी कई ड्राइवर मिल जाएंगे। उसकी धमकी सुनकर मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि अगर यह नौकरी चली गई तो बैंक का कर्ज कैसे चुकाऊंगा और घर का खर्च कैसे चलेगा। मैं बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ मजबूरी थी और दूसरी तरफ डर। मैंने नजर घुमाकर राजू की ओर देखा, जो शायद हमारी सारी बातें सुन चुका था। उसने बेहद कमजोर लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगा। अब पहले से थोड़ा ठीक हूं और वैसे भी ट्रक में बैठे बैठे ही तो जाना है। मैं उसकी हालत देख रहा था और जानता था कि वह ठीक नहीं है। वह सिर्फ मुझे नुकसान से बचाना चाहता था। मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन हालात ने मुझे दीवार से लगा दिया था। भारी मन से मैंने मालिक को हाँ कर दी और खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि इस बार किसी भी हाल में उस मनहूस रास्ते पर नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। हम सिर्फ मुख्य हाईवे से ही चलेंगे। शाम को माल लोड किया और रात करीब 10 बजे दिल्ली से सासाराम की ओर निकल पड़े। मैंने जानबूझकर वहीं बड़ा हाईवे पकड़ा। राजू दवा खाकर मेरी बगल वाली सीट पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। मैं ट्रक बहुत संभल कर और धीमी रफ्तार से चला रहा था, फिर भी बार बार शीशे में पीछे उस अंधेरे को देख लेता था जिसे हम पहले पार कर चुके थे। रात करीब 1 बजे के आसपास हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। आगे कहीं बड़ा हादसा हो चुका था और पुलिस ने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। गाड़ियां एक एक इंच रेंग रही थीं और 2 घंटे तक उसी जाम में फंसे रहने के बाद पता चला कि रास्ता सुबह 5 या 6 बजे के बाद ही खुलेगा। यह सुनते ही मेरे माथे में झंझनाहट होने लगी, क्योंकि मालिक को सुबह 10 बजे तक माल चाहिए था और अगर हम यहाँ फंसे रहे तो वक्त पर पहुंचना नामुमकिन था, और देर का मतलब सीधी नौकरी से हाथ धोना। उसी पल मेरे दिमाग में फिर वही खतरनाक ख्याल कौंधा कि यहीं से थोड़ी दूरी पर वह छोटा रास्ता है। अगर वहां से निकल जाऊं तो सुबह होने से पहले ही इस जाम को पार कर सकता हूं। मेरा दिल जोर से चिल्लाया कि नहीं, पिछली बार जो हुआ उसे भूल गया क्या। लेकिन दिमाग बार बार नौकरी जाने का डर दिखा रहा था, घर की तंगी और जिम्मेदारियां याद दिला रहा था। मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर कुछ पलों तक यूं ही बैठा रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी नजर सोए हुए राजू पर पड़ी, जो तकलीफ में भी कराह रहा था।
मैंने खुद को यह झूठा दिलासा दिया कि अगर जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो इसका इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। और उसी पल मैंने वह फैसला कर लिया जिसने मेरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मैंने कांपते हुए ट्रक को धीरे धीरे सर्विस लेन में डाला और उस मोड़ की तरफ मोड़ दिया जहां से वही बदनाम रास्ता शुरू होता था। लेकिन इस बार उस अंधेरे में घुसते ही डर पहले से कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि अब हम जान चुके थे कि यह खामोशी और यह वीरानपन अपने भीतर क्या क्या छुपाए बैठा है। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ ट्रक आगे बढ़ा रहा था और बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह कालीपुर मोड़ वाले उस मनहूस इलाके को जल्दी से पार कर जाएं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हम ठीक उसी सुनसान जगह पर पहुंचे जहां पिछली बार हमारी बोरियां गिरी थीं, अचानक ट्रक एक तेज झटके के साथ एक तरफ झुक गया और अगले ही पल जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ पिछला टायर फट गया। उस आवाज ने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी, क्योंकि हम एक बार फिर उसी मनहूस जगह पर फंस चुके थे। राजू की नींद भी टूट गई और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि हम फिर उसी रास्ते पर हैं और ट्रक खराब हो गया है, वह बुरी तरह घबरा गया और रोते हुए बोला कि मैंने कहा था ना भैया, ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं है, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने उसे डांटते हुए चुप रहने को कहा, जबकि सच्चाई यह थी कि अंदर से मैं खुद बुरी तरह कांप रहा था। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे तो चारों तरफ वही कब्र जैसी खामोशी फैली हुई थी। कांपते हाथों से हमने जैक लगाया और टायर बदलने लगे। हर सूखी पत्ती की सरसराहट पर दिल जोर से धड़क उठता था और हम बस जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी दूर से कुछ अजीब सी आवाजें हमारे कानों में पड़ीं। पहले बहुत हल्की थीं, लेकिन पल पल तेज होती चली गईं। ध्यान से सुनने पर समझ आया कि वो ढोल, नगाड़ों और शहनाई की आवाजें थीं, बिल्कुल ऐसी जैसे किसी शादी की बारात आ रही हो। हम दोनों ने काम छोड़ दिया और एक दूसरे की तरफ हैरानी और दहशत से देखने लगे कि इस सुनसान जंगल में आधी रात को बारात कहां से आ सकती है। राजू ने हकलाते हुए पूछा और उसी वक्त वो आवाजें और पास आ गईं। अब ढोल के साथ साथ लोगों के हंसने, बोलने और गाने की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों बाराती नाचते गाते सीधे हमारी ही तरफ बढ़ रहे हों। हम दोनों टॉर्च लेकर सड़क की ओर देखने लगे, लेकिन हमारी आंखों के सामने घना अंधेरा और खाली सड़क के सिवा कुछ भी नहीं था, कोई साया तक नहीं। फिर भी आवाजें इतनी नजदीक और इतनी साफ थीं कि ढोल की हर थाप हमारे सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। डर के मारे हम दोनों पत्थर की तरह जड़ हो गए और वह अनदेखी बारात धीरे धीरे हमारे बिल्कुल पास से गुजर गई। हमें अपने कानों के पास शहनाई की करुण धुन, मर्दों की आवाजें और औरतों के मंगल गीत साफ साफ सुनाई दे रहे थे, लेकिन आंखों को एक भी परछाई नजर नहीं आ रही थी। यह एहसास इतना भयावह था कि हमारी रूह तक कांप उठी। कुछ देर बाद वो सारी आवाजें धीरे धीरे दूर होती चली गईं और फिर उसी जंगल के सन्नाटे में कहीं गुम हो गईं। हम दोनों काफी देर तक वहीं खड़े रहे। हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था और उसी पल हमें पूरी तरह यकीन हो गया था कि खान चाचा की चेतावनी कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि कड़वी सच्चाई थी। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था कि इस सड़क पर सचमुच कुछ ऐसा मौजूद था जो इंसानी समझ और दुनिया से परे था। और अपने लालच और मजबूरी के चलते हम दोबारा उसी अनहोनी के जबड़ों में आ फंसे थे। उस अनदेखी बारात की आवाजें जंगल के सन्नाटे में गुम हो जाने के बाद भी हम दोनों काफी देर तक मूर्ति बने सड़क पर खड़े रहे। हमारे कानों में अब भी शहनाई की करुण धुन और ढोल की थाप गूंज रही थी। शरीर डर से थरथरा रहा था और दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। अब यह साफ हो चुका था कि यह सड़क और यह जंगल इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। यहाँ किसी और ही किस्म की मौजूदगी थी। तभी राजू रोते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोला कि भैया, अब क्या होगा? क्या हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे? उसका बुखार और बढ़ चुका था और डर ने उसकी हालत और बिगाड़ दी थी। मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं था। फिर भी मैंने उसे हिम्मत बंधाने के लिए बस इतना कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, खुद को संभाल और जल्दी से टायर बदल, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। कांपते हाथों से हम फिर से काम में लग गए, लेकिन अब ध्यान टायर पर कम और जंगल से आती हर छोटी बड़ी आहट पर ज्यादा था। किसी जानवर की हल्की सी आवाज भी सुनाई देती तो लगता जैसे मौत हमारी तरफ बढ़ रही हो। किसी तरह 10-15 मिनट की जद्दोजहद के बाद टायर बदल पाया।
मैं फौरन ड्राइवर सीट पर बैठा और कांपते हाथों से चाबी घुमाते हुए मन ही मन भगवान से बस एक ही दुआ मांग रहा था कि किसी तरह यहां से निकाल दे। सौभाग्य से इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया और मैंने राहत की सांस लेते हुए ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन यह राहत कुछ ही पलों की थी, क्योंकि शायद वह ताकतें हमें इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं थीं। मुश्किल से आधा किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़े होंगे कि ट्रक एक बार फिर जोर से एक तरफ झुका और धमाके की आवाज के साथ इस बार आगे का टायर भी फट गया। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और मैं स्टीयरिंग पर मुक्के मारते हुए चीख पड़ा कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? राजू फूट फूट कर रोने लगा और घबरा कर बोला कि ये हमें यहीं मार डालेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इस रास्ते से मत चलो। उसका रोना सुनकर मेरे अंदर का डर और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने भी हिम्मत हार दी तो हम सच में यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने उसे किसी तरह चुप कराया और कहा कि शांत रह, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। अब हमारे पास स्टेपनी भी नहीं बची थी और मदद के लिए कहीं जाना मजबूरी बन चुकी थी। मगर इस सुनसान और भुताहा जंगल में आधी रात को मदद मिलना नामुमकिन लग रहा था। डर और प्यास से गला सूख चुका था और ट्रक में रखी पानी की बोतलें भी खत्म हो चुकी थीं। राजू ने सिसकते हुए कहा कि उसे बहुत तेज प्यास लग रही है। मैंने भी हामी भरी कि पानी तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने बैटरी बचाने के लिए ट्रक की हेडलाइट बंद कर दी और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। उसे ट्रक में ही बैठने को कहा, लेकिन अकेले रुकने के नाम से ही वह कांप उठा और मुझे एहसास हो गया कि इस अंधेरे में अब हम दोनों एक दूसरे से अलग होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हम दोनों टॉर्च की हल्की रोशनी में सड़क के किनारे किनारे पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़ने लगे और कुछ दूर जाने के बाद अचानक हमारी नजर जंगल के भीतर काफी अंदर एक टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ी। वह किसी लालटेन की मध्यम पीली लौ जैसी थी जो अंधेरे को चीरती हुई किसी झोपड़ी के अंदर से झिलमिला रही थी। उस वीरान और भुतहे जंगल के बीच ऐसी रोशनी देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हमें लगा शायद वहां कोई रहता होगा जो हमारी मदद कर सके और शायद पीने को थोड़ा पानी भी मिल जाए। इसी उम्मीद को पकड़कर हम दोनों कांटों और झाड़ियों से भरे उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़े और किसी तरह वहां पहुंचे। सामने एक बेहद छोटी, जर्जर और पुरानी सी झोपड़ी थी जो घास फूस और मिट्टी से बनी हुई लग रही थी। उसका दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर जल रही लालटेन की रोशनी दरवाजे की दरारों से छन छन कर बाहर आ रही थी। मैंने दिल कड़ा करके दरवाजा खटखटाया और आवाज दी कि कोई है अंदर, हम मुसाफिर हैं, मदद चाहिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर थोड़ा जोर से दरवाजा पीटा और कहा कि बहुत मुसीबत में हैं, थोड़ा पानी मिल जाए तो जान बच जाएगी। कुछ पलों तक ऐसी खामोशी रही कि दिल और तेज धड़कने लगा। तभी अचानक अंदर से एक भारी, कर्कश और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजी, जैसे कोई अपने गले को घसीटते हुए बोल रहा हो। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनते ही मेरी और राजू की रूह तक कांप गई, क्योंकि वह किसी बूढ़े आदमी की आवाज तो लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा अजीब और डरावना था जो इंसानी नहीं लगता था। मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया कि बाबा, हम ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक खराब हो गया है और बहुत प्यास लगी है, बस थोड़ा सा पानी चाहिए। इसके जवाब में उसी कर्कश आवाज ने गुस्से और धमकी भरे लहजे में कहा कि यहां कोई पानी नहीं है, फौरन यहां से दफा हो जाओ। उस पल हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी हमें एक और अजीब बात महसूस हुई कि जैसे ही हम झोपड़ी के पास पहुंचे थे, हमारी टॉर्च की रोशनी अपने आप कमजोर पड़ने लगी थी और अब उस आवाज के बाद झोपड़ी के अंदर जल रही लालटेन की लौ भी बुरी तरह कांपने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। मैं कुछ और बोलने ही वाला था कि अचानक झोपड़ी का दरवाजा चरमराते हुए अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और जिस पल वह पूरी तरह खुला, उसी पल हमारी टॉर्च और अंदर की लालटेन दोनों की रोशनी एक साथ बुझ गई। चारों तरफ घना और जानलेवा अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में हमें दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई साया, कोई परछाई ठीक हमारे सामने खड़ी हो, लेकिन आंखों के सामने सिर्फ काला अंधेरा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस घने अंधेरे में हम साफ महसूस कर पा रहे थे कि कोई है जो हमें लगातार घूर रहा है,
तभी अचानक सड़ी गली लाश जैसी भयानक बदबू हमारे नथुनों से टकराई और उसी पल बर्फ की तरह ठंडी हवा का एक झोंका सीधे हमारे चेहरों से टकराया। बस यही पल हमारी बची खुची हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। हम चीख तक नहीं पाए क्योंकि डर ने हमारे गले को जकड़ लिया था। आवाज ही नहीं निकली और हम बस जान बचाने के लिए उल्टे पांव भाग पड़े, एक दूसरे से टकराते, गिरते पड़ते हम उस झोपड़ी और उस अंधेरे से दूर भागते चले गए। दिल में यही ख्याल था कि वह साया हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है और हमें पकड़ लेगा। हम बिना पीछे देखे, बिना सोचे भागते रहे जब तक कि सामने सड़क पर खड़े हमारे ट्रक का धुंधला सा ढांचा दिखाई नहीं दे गया। तब जाकर हमें लगा कि झोपड़ी और उसका रहस्यमयी बाशिंदा पीछे छूट गए हैं, लेकिन उनका डर हमारी आत्मा में घर कर चुका था। हम दोनों पागलों की तरह भागकर वहां पहुंचे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था सीना चीरकर बाहर आ जाएगा और पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे अब गिर ही जाएंगे। किसी तरह हांफते हुए मैं ट्रक के पास पहुंचा और वहीं उसके ठंडे लोहे से सटकर जमीन पर बैठ गया। उखड़ी हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए मेरी नजरें लगातार उसी दिशा में टिकी थीं जिधर वह झोपड़ी थी, इस डर से कि कहीं वह साया हमारे पीछे आ तो नहीं गया। थोड़ी देर बाद जब सांसें कुछ सामान्य हुई तो मैंने राजू को आवाज देने के लिए सिर घुमाया, लेकिन मेरे बगल में कोई नहीं था। वह वहां था ही नहीं। एक पल के लिए मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं घबरा कर चिल्लाया कि राजू कहाँ है तू? लेकिन जवाब में सिर्फ वही जानलेवा सन्नाटा मिला। मेरे दिमाग में खौफनाक ख्याल दौड़ने लगे कि कहीं वह भागते भागते रास्ता तो नहीं भटक गया या फिर उस झोपड़ी के साए ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर में डर की बर्फीली लहर दौड़ गई। तभी मुझे जमीन पर अपनी टॉर्च पड़ी दिखी, जो भागते वक्त शायद हाथ से छूट गई थी। कांपते हाथों से मैंने उसे ऑन किया। किस्मत से वह जल रही थी, हालांकि उसकी रोशनी अब कमजोर और पीली हो चुकी थी। मैंने टॉर्च की कांपती रोशनी चारों तरफ घुमाते हुए फिर से आवाज दी और तभी सड़क के दूसरी तरफ जंगल के किनारे से किसी के सिसकने की धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत टॉर्च उधर घुमाई तो वह राजू था। वह सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठा जंगल की तरफ मुंह किए रो रहा था और उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। उसे देखकर मैंने राहत की गहरी सांस ली और कहा कि अरे पगले, वहां क्या कर रहा है? मेरी तो जान ही निकाल दी, चल इधर आ। लेकिन वह हिला तक नहीं, बस उसी तरह बैठा सिसकता रहा। उसका इस तरह बैठना मुझे बेहद अजीब लगा। फिर भी मैं सड़क पार करके धीरे धीरे उसके पास गया और उसे समझाते हुए कहा कि क्या हुआ, इतना डर गया क्या? मैं हूं ना तेरे साथ, चल उठ अब। इतना कहते हुए मैंने उसे उठाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मेरी उंगलियां उसके कंधे से टकराईं, उसने रोना अचानक बंद कर दिया और एकदम शांत हो गया, बिल्कुल पत्थर की तरह। यह जगह ठीक नहीं है, ये कहते हुए मैंने उसे उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी कलाई पर कसती गईं और टॉर्च की मध्यम पीली रोशनी उस पर पड़ी, मेरे गले में अटकी चीख फटकर बाहर निकल आई। राजू का वह हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी चमड़ी काली पड़कर सड़ चुकी थी, बिल्कुल किसी पुरानी लाश की तरह जो महीनों से जमीन में दबी हो। उंगलियों के नाखून उखड़े हुए थे और उनमें से एक अजीब सा काला तरल रिस रहा था। उस हाथ में कोई गर्माहट नहीं थी, जैसे उसमें जान ही न बची हो। डर के मारे मुझे ऐसा झटका लगा मानो करंट लग गया हो और मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। मेरे मुंह से कांपती हुई आवाज निकली कि राजू, ये तेरे हाथ को क्या हो गया? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखने लगा और टॉर्च की पीली रोशनी में उसका चेहरा किसी और ही दुनिया का लग रहा था। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं और उनमें ऐसा डरावना खालीपन था मानो वह मुझे देख तो रहा हो लेकिन पहचान नहीं रहा हो। वह मेरा वही सीधा साधा राजू नहीं लग रहा था, बल्कि कोई और ही मौजूदगी थी। उसने मेरी तरफ देखकर एक अजीब डरावनी मुस्कान दी और अगले ही पल किसी जंगली जानवर जैसी फुर्ती से उठकर घने जंगल के अंधेरे में भाग गया। मैं उसके पीछे चिल्लाया कि रुक जा, कहां जा रहा है? लेकिन वह नहीं रुका और पल भर में पेड़ों के बीच ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। मैं सड़क पर जड़ की तरह खड़ा रह गया। दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। उसका सड़ा हुआ हाथ, लाल आंखें, वह मुस्कान और फिर उसका जंगल में यूं गायब हो जाना। मैं भयानक दुविधा में फंस गया था।
कि क्या मैं उसके पीछे उस जानलेवा जंगल में जाऊं या अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाऊं। वह मेरे लिए भाई जैसा था, मैं उसे कैसे छोड़ सकता था। लेकिन उस काले जंगल में एक कदम रखने की हिम्मत भी मुझ में नहीं बची थी। मैं खुद को पूरी तरह बेबस और लाचार महसूस कर रहा था कि तभी अचानक ट्रक की तरफ से राजू की चीख सुनाई दी। एक दर्द भरी, रूह कंपा देने वाली आवाज। मेरा दिल धक से रह गया और मैं बिना कुछ सोचे ट्रक की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर जो नजारा दिखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू ट्रक के पिछले टायर के पास जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठ रहा था, जैसे एक साथ हजारों बिजली के झटके लग रहे हों। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। मैं दौड़कर उसके पास गया और घबराकर उसके गाल थपथपाते हुए बोला कि आंखें खोल, क्या हो गया है तुझे। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली और मुझे घूरने लगा। उस नजर में इंसानियत नहीं बल्कि डरावनी अजनबियत थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे संभाला और किसी तरह घसीटते हुए ट्रक के केबिन तक ले आया। उसे पैसेंजर सीट पर लिटा दिया। वह अब भी बुरी तरह कांप रहा था। फिर अचानक उसका कांपना रुक गया। वह एकदम शांत होकर लेट गया और अगले ही पल धीरे से उठकर सीट पर बिल्कुल सीधा बैठ गया, जैसे उसके भीतर कुछ बदल चुका हो। उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और उसकी आंखें अब भी सुर्ख लाल थीं, लेकिन इस बार उनमें दर्द या डर नहीं बल्कि एक ठंडी सी शैतानी चमक उतर आई थी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तू ठीक तो है ना? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहा। फिर उसके होंठ हिले और जो आवाज बाहर निकली वह राजू की बिल्कुल भी नहीं थी। वह वही भारी, कर्कश और घिसटती हुई आवाज थी जो हमने उस झोपड़ी के भीतर सुनी थी। उसने कहा कि कहाँ था ना, यहां से चले जाओ, फिर क्यों लौट आए। ये सुनते ही मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी ने रीढ़ में बर्फ की सुई उतार दी हो। मेरे शरीर की सारी ताकत एक पल में जवाब दे गई, क्योंकि अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि यह बोलने वाला राजू नहीं है बल्कि उसी झोपड़ी वाले बूढ़े की कोई काली और शैतानी आत्मा उसके भीतर समा चुकी है। मेरा दोस्त अब मेरा दोस्त नहीं रहा था बल्कि किसी और के कब्जे में जा चुका था और मैं एक खराब ट्रक के केबिन में उस भुतहे जंगल के बीच एक जीती जागती लाश के साथ फंसा हुआ था। राजू के मुंह से उस अपरिचित और डरावनी आवाज को सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी गर्मी खींच ली हो और रगों में बर्फीला पानी भर दिया हो। मैं स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ चुके थे और उनमें असहनीय दर्द होने लगा था। मगर उस दर्द का मुझे कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मेरी सारी चेतना मेरे सामने बैठी उस चीज पर अटकी हुई थी जो सिर्फ दिखने में मेरा भाई जैसा दोस्त था। वही राजू जिसके साथ मैंने जिंदगी के न जाने कितने सुख दुख बांटे थे। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों से कोई सदियों पुराना, अनजान और क्रूर शैतान मुझे घूर रहा था और अपनी जीत का ऐलान कर रहा था। उसकी आंखों की चमक किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। और फिर वही भयानक आवाज उस छोटे से केबिन में दोबारा गूंजी कि अब यह हमेशा के लिए हमारा है। उसी पल राजू के चेहरे पर एक ऐसी विकृत और डरावनी मुस्कान फैल गई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वह मुस्कान बिल्कुल बनावटी लग रही थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे की मांसपेशियों को जबरदस्ती खींच दिया हो। फिर उसने कहा कि तुम भी यहीं रह जाओ, हमेशा के लिए हमारे साथ इस जंगल में। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मेरा खून जम गया और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसी पल मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि अगर मैं यहाँ एक पल भी और रुका तो मेरा अंजाम भी राजू जैसा होगा, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा भयानक। उस शैतानी नजरों में मुझे अपनी भयानक मौत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी और उसी पल मेरे भीतर एक ही जिद जन्म ले चुकी थी कि चाहे जो हो जाए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, और अगर मुमकिन हुआ तो राजू को भी अपने साथ बचाकर ले जाऊंगा। लेकिन कैसे? यह सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगातार बज रहा था, क्योंकि ट्रक के 2 टायर पूरी तरह फट चुके थे और यह भारी भरकम ट्रक यहां से 1 इंच भी हिलेगा या नहीं, इसका मुझे खुद कोई भरोसा नहीं था। फिर भी उस पल मेरे भीतर एक ही विचार किसी जीवन मंत्र की तरह गूंज रहा था कि जब तक जान है तब तक लड़ना है, और अगर मौत लिखी भी है तो मैं यूं घुटनों के बल गिरकर कायरों की तरह नहीं मरूंगा, बल्कि आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा।
मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस शैतानी मौजूदगी की धमकियों को अनसुना किया और कांपते हाथों से ट्रक की चाबी इग्निशन में डालने की कोशिश की। मेरे हाथ इतने बुरी तरह कांप रहे थे कि पहली बार चाबी छेद में जा ही नहीं पाई। दूसरी कोशिश में मैंने अपनी सारी ताकत और हिम्मत समेटकर चाबी घुमाई तो एक लंबी और दिल दहला देने वाली घरघराहट की आवाज गूंजी, मानो कोई मरता हुआ जानवर अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। कुछ पलों के लिए सब कुछ थम सा गया और मेरी उम्मीद टूटने लगी। लेकिन तभी जैसे किसी ऊपर वाले ने मेरी सुन ली हो, ट्रक का पुराना इंजन एक जोरदार धमाके के साथ स्टार्ट हो गया। उसी पल राजू के भीतर बैठी वह आत्मा गुर्राई और नफरत से भरी आवाज में बोली कि कहां जाओगे बचकर? ये हमारा जंगल है, यहां हमारी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। इतना कहते ही वह एक झटके में मुंह पर झपटा। उसकी फुर्ती और ताकत इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसने अपने पंजों जैसे हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने की बेतहाशा कोशिश करने लगा। गाड़ी बंद कर वो चीखता रहा। मैंने भी पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को अपनी तरफ खींचा और दूसरे पैर से एक्सीलरेटर को फर्श तक दबा दिया। फटे हुए टायरों के साथ ट्रक अपने लोहे के रिम सड़क पर घसीटता हुआ एक भयानक और कान फाड़ देने वाला कर्कश शोर करता हुआ बहुत ही धीरे धीरे आगे सरकने लगा। अब राजू और भी ज्यादा हिंसक हो चुका था। वह किसी जंगली जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह अपने लंबे गंदे नाखूनों से मुझे नोच रहा था, मेरे बाल खींच रहा था और बार बार डैशबोर्ड की तरफ झुककर चाबी निकालने की कोशिश कर रहा था। उस छोटे से केबिन के अंदर हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक और जानलेवा लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मैं एक हाथ से उस शैतानी ताकत से खुद को बचा रहा था और दूसरे हाथ से किसी तरह उस अधमरे और लड़खड़ाते ट्रक को सड़क पर सीधा रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं किसी भी तरह उसे मुश्किल से 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ था। सड़क पर रिम घिसने की वजह से ऐसी असहनीय और दिल को चीर देने वाली आवाज निकल रही थी जैसे कोई लोहे की मोटी चादर को नाखूनों से खुरच रहा हो। और हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में यही डर बैठा हुआ था कि कहीं संतुलन बिगड़ न जाए और ट्रक सड़क के किनारे पलट न जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस भुतहे जंगल में हमारी मौत तय थी। मेरा बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह उस खौफनाक जंगल और उस मनहूस सड़क से दूर निकल जाऊं। एक पल को मुझे लगा कि शायद अब हम बच जाएंगे, शायद उस शैतानी ताकत को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं कितना गलत था, कितना नादान था। असली दहशत तो अभी हमारा इंतजार कर रही थी। हम मुश्किल से 1-2 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि ट्रक की कमजोर हेडलाइट की पीली रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरी रूह तक को झकझोर कर रख दिया। सड़क के बिल्कुल पास एक बेहद लंबा और अस्वाभाविक रूप से पतला सा बांस का पेड़ खड़ा था, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे झूल रहा था। और उस पतले बांस की सबसे ऊंची नोक पर कोई बैठा हुआ था। मैंने डरते डरते और अपनी आंखों पर भरोसा न करते हुए ट्रक की रफ्तार और कम कर दी ताकि ठीक से देख सकूं। जैसे ही हम पास पहुंचे, मेरा कलेजा मुंह को आ गया और सांसें गले में अटक गईं। वह एक औरत थी, इतनी दुबली पतली कि जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो। शरीर पर मांस नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उसने फटे गंदे बदरंग कपड़े पहन रखे थे जो चिथड़ों की तरह उसके शरीर से लटक रहे थे। उसके बाल बेहद लंबे, उलझे हुए और सूखे थे जो पूरे चेहरे को ढके हुए थे। और वह उस झूलते हुए बांस की नोक पर ऐसे आराम से संतुलन बनाकर बैठी थी जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हो। यह नजारा पूरी तरह नामुमकिन था, क्योंकि कोई इंसान चाहे कितना ही माहिर क्यों न हो, ऐसे झूलते बांस पर इस तरह बैठ ही नहीं सकता। जैसे ही हमारा ट्रक उसके ठीक नीचे से गुजरा, उसने बहुत धीमी और अजीब हरकत के साथ अपना सिर उठाया और हमारी तरफ देखा। उलझे बालों के बीच से उसकी आंखें किसी भूखे जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। उन आंखों में एक विकृत और भयानक चमक थी। उसे देखते ही मेरे बगल में बैठा राजू, या कहूं उसके अंदर बैठी वह शैतानी ताकत, पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन उस चीख में डर नहीं, बल्कि अजीब सी खुशी और पहचान थी, जैसे उसने किसी अपने को देख लिया हो। वह चिल्लाने लगा कि रोको रोको रघु, वो बुला रही है, देखो वो हमें बुला रही है, उसे अंदर बैठा लो, गाड़ी रोको। कहते हुए वह दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की जानलेवा कोशिश करने लगा। उसी पल मुझे सब समझ आ गया कि यह भी उन्हीं में से एक है।
वही आत्माएं जो हमारा पीछा कर रही थीं और हमें किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहती थीं। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से राजू को जकड़ लिया। चुपचाप बैठा रहा शैतान। मैं पूरी हिम्मत और गुस्से के साथ चिल्लाया और एक्सीलरेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। फटे टायरों के बावजूद ट्रक अपनी बची खुची ताकत से दहाड़ता हुआ आगे घिसटने लगा। मैं उस औरत को, उस खौफनाक दृश्य को जितनी जल्दी हो सके अपनी आंखों से ओझल कर देना चाहता था। हिम्मत करके मैंने साइड के शीशे में झांका और देखा कि वह औरत अब भी उसी तरह बांस की नोक पर बैठी हमें घूर रही थी, जैसे यकीन दिला रही हो कि यह जंगल, यह सड़क और यह रात अभी हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। उस औरत की आंखों में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि उसका गुस्सा, उसकी नफरत और उसकी हताशा किस कदर उबल रही है, जैसे उसका तय किया हुआ शिकार आखिरी पल में उसके हाथ से निकल गया हो। उधर राजू अब मेरे काबू से बाहर होने के लिए पागलों की तरह छटपटा रहा था। वह मुझे दांतों से काट रहा था, अपने नाखूनों से नोच रहा था और बच्चे की तरह रोते चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है, वो मेरी राह देख रही है, गाड़ी रोको। उसके शब्दों में कोई इंसानी तर्क नहीं था, सिर्फ किसी और ही दुनिया की पुकार थी। मैं अपनी पूरी ताकत झोंक कर उसे पकड़े हुए था और साथ साथ उस टूटे फूटे लड़खड़ाते ट्रक को भी सड़क पर संभाल रहा था। वह मेरी जिंदगी की सबसे लंबी, सबसे कठिन और सबसे खौफनाक जंग थी। एक ऐसी जंग जो मैं सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपने भाई जैसे दोस्त की आत्मा बचाने के लिए लड़ रहा था। मुझे नहीं पता यह संघर्ष कितनी देर तक चला, क्योंकि हर गुजरता पल एक पूरी उम्र जैसा लग रहा था। तभी अचानक अंधेरे के बीच मुझे दूर कुछ टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दी। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा, जिसकी पीली बत्तियां उस काले सन्नाटे में किसी उम्मीद की आखिरी किरण जैसी लग रही थीं। उस दृश्य को देखते ही मेरे भीतर जैसे दोबारा जान आ गई। मैंने ट्रक की बची खुची सारी ताकत समेटकर उसी ढाबे की तरफ झोंक दी और जैसे जैसे हम रोशनी के करीब पहुंचते गए, राजू की चीखें, उसका छटपटाना और उसकी हिंसक ताकत धीरे धीरे कम होने लगी, मानो वह शैतानी पकड़ ढीली पड़ रही हो। उसकी आवाज कमजोर होती गई, उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और जैसे ही मैंने ट्रक को ढाबे के सामने एक झटके से रोका, उसने एक आखिरी दर्द भरी हिचकी ली और बेहोश होकर सीट पर ढेर हो गया। मैं कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर लगभग बाहर गिर ही पड़ा। ढाबे की तेज रोशनी में खड़ा मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, मेरे कपड़े पसीने और खून से सने हुए थे। राजू के साथ हुई उस जानलेवा हाथापाई में मेरे चेहरे और हाथों पर गहरी खरोंचें पड़ चुकी थीं, जिनसे अब भी खून रिस रहा था। लेकिन उस पल सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं जिंदा था। हम दोनों उस जहन्नुम से बाहर निकल आए थे। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उस जंगल की तरफ देखा जहां से हम आए थे। वह अब भी उतना ही खामोश, काला और डरावना था, लेकिन अब वह मुझे निगल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं उसकी गिरफ्त से बाहर रोशनी में खड़ा था। मेरा पूरा शरीर दर्द और दहशत से कांप रहा था और आंखों के सामने अब भी बांस पर बैठी वह हड्डियों जैसी औरत और राजू का वह शैतानी चेहरा किसी डरावने सपने की तरह घूम रहा था। तभी ढाबे के मालिक, एक बुजुर्ग सरदार जी और उनके 2-4 कर्मचारी मेरी हालत देखकर दौड़ते हुए मेरे पास आए और सरदार जी ने मेरे कंधे पर भारी हाथ रखकर फिक्रमंदी से पूछा कि ओए पुत्र, ए दशा की हो गया, लगदा ए जिवें कोई भूत देख आया होवे। लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। मैं बस रोशनी में खड़ा कांप रहा था, जिंदा होने पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था और मैं बोल भी नहीं पा रहा था। बस कांपते हुए हाथ से ट्रक के अंदर बेहोश पड़े राजू की तरफ इशारा कर सका। मेरी हालत देखकर ढाबे वाले सब कुछ समझ गए और दौड़ते हुए ट्रक के पास पहुंचे। हम सब ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसके बेजान से शरीर को बाहर निकाला। वह अब भी बेहोश था, लेकिन राहत की बात यह थी कि उसकी सांसें चल रही थीं, बहुत धीमी मगर चल रही थीं। उसे पास ही पड़ी एक चारपाई पर लिटाया गया और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे गए। सरदार जी मुझे सहारा देकर दूसरी चारपाई पर बैठा लाए और एक स्टील के गिलास में गर्म मीठी चाय भरकर मेरे कांपते हाथों में थमा दी। उन्होंने बड़े अपनापन भरे स्वर में कहा कि घबरा मत पुत्र, आराम से सांस ले, अब तू महफूज है। उनके शब्दों में ऐसा सुकून था कि मेरे भीतर की जमी हुई दहशत थोड़ी ढीली पड़ने लगी।
हालांकि मेरा शरीर अब भी बुरी तरह कांप रहा था और चाय का गिलास भी हाथों में थरथरा रहा था। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा संभला और किसी तरह 2 घूंट चाय गले से नीचे उतरी, तो सरदार जी ने बेहद धैर्य से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तब मैंने हिचकिचाते हुए, टूटे फूटे शब्दों में और कांपती आवाज में उन्हें पूरी कहानी सुनानी शुरू की। सासाराम से निकलते वक्त मिले उस बूढ़े की चेतावनी से लेकर रास्ते में सीमेंट की बोरियों का अपने आप गिर जाना, राजू का अचानक बीमार पड़ जाना, उस अनदेखी बारात की आवाजें, वह खौफनाक झोपड़ी, उसके भीतर से आई कर्कश आवाज, राजू पर उस आत्मा का कब्जा और आखिर में बांस पर बैठी उस भयानक औरत तक मैंने एक भी बात नहीं छुपाई। मेरी कहानी सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर सन्नाटा और डर जम गया। सब ऐसे खामोश हो गए जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। आंखों में अविश्वास और खौफ एक साथ तैर रहा था। जब मैंने बोलना खत्म किया तो सरदार जी ने गहरी सांस ली, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वाहेगुरु का नाम लिया और बोले कि पुत्र, तू सच में रब का प्यारा बंदा है जो जिंदा लौट आया। उस सड़क ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए हैं और कितने ही ट्रक वाले आज तक लौटकर नहीं आए। तभी पास की चारपाई पर बैठे एक अधेड़ उम्र के ड्राइवर, जिनके आधे से ज्यादा बाल सफेद थे और चेहरा तजुर्बे की झुर्रियों से भरा हुआ था, भारी आवाज में बोले कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। उस रास्ते पर जाकर वह कोई सड़क नहीं बल्कि जहन्नुम का दरवाजा है। फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और रूह तक कांप उठी। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस पूरे इलाके में काले नाम का एक बेहद खूंखार और बेरहम डाकू राज करता था। वह और उसका गिरोह इंसानों की शक्ल में दरिंदे थे, जिनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बार पास के ही गांव से एक अमीर व्यापारी की बेटी की बारात बड़े ठाट बाट से गुजर रही थी। उसी जंगल के पास काले डाकू और उसके साथियों ने घात लगाकर उस बारात पर हमला कर दिया और बारातियों से सारा सोना, चांदी, नकदी और कीमती सामान लूट लिया। लेकिन उस अधेड़ ड्राइवर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने भारी और कांपती आवाज में बताया कि काले डाकू और उसके दरिंदों ने उस बारात पर हमला करके सिर्फ लूटपाट ही नहीं की थी, बल्कि दूल्हे समेत कई बेगुनाह मर्दों को बेरहमी से काट डाला था और औरतों की इज्जत रौंद दी थी। कहते हैं कि उस बारात की दुल्हन और कुछ दूसरी औरतें अपनी आबरू और जान बचाने के लिए पास ही पड़े एक गहरे सूखे कुएं में कूद गई थीं और वहीं तड़प तड़प कर मर गईं। और तभी से उन बेबस और मजलूम लोगों की आत्माएं इंसाफ की आस में उस सड़क और जंगल में भटक रही हैं। वही बारात आज भी रात के अंधेरे में उस रास्ते से गुजरती है और हर अनजान मुसाफिर को अपना दुश्मन समझ लेती है। उन्हें लगता है कि हर आने वाला वही डाकू है जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी, और जो झोपड़ी तुमने देखी थी वह दरअसल उसी काले डाकू का पुराना अड्डा था, जिसे बाद में पुलिस ने उसी जंगल में मार गिराया था। लेकिन उसकी पापी आत्मा वहीं कैद रह गई और आज भी किसी जिंदा इंसान के शरीर में घुसकर उसे अपने जैसा शैतान बनाने की कोशिश करती है। यह सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ चुका था कि हम अनजाने में उन अतृप्त आत्माओं और उस खूंखार डाकू के इलाके में घुस गए थे। हमें जो ढोल, शहनाई और बारात की आवाजें सुनाई दी थीं, वह उन्हीं मरे हुए बारातियों की दर्द भरी पुकार थी जो आज भी उस खूनी रात को दोहराने को मजबूर हैं। जिस बूढ़े की आत्मा ने राजू पर कब्जा किया था वह कोई और नहीं बल्कि वही काला डाकू था, और बांस पर बैठी वह कंकाल जैसी औरत शायद वही बदनसीब दुल्हन थी जो आज भी अपने साथ हुए जुल्म का बदला ढूंढ रही थी। सुबह होते होते राजू को होश आ गया। उसका तेज बुखार उतर चुका था, लेकिन शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, और उसे उस रात की कोई भी बात याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि टायर पंक्चर हुआ था और फिर सब अंधेरे में खो गया। मैंने उसे सच नहीं बताया क्योंकि मैं उस खौफनाक सच्चाई का बोझ उसके दिल पर नहीं डालना चाहता था। सुबह सरदार जी की मदद से एक मिस्त्री बुलवाया गया और ट्रक के दोनों टायर ठीक करवाए गए। जब हम दिन के उजाले में उसी रास्ते से लौटे और उस जगह रुके जहां रात को झोपड़ी दिखी थी, तो वहां दूर दूर तक सिर्फ खाली जमीन और घने पेड़ थे। न कोई झोपड़ी, न कोई खंडहर, न कोई निशान, जैसे रात में सब कुछ सिर्फ एक डरावना सपना हो। लेकिन मेरे शरीर पर लगे खरोंचों के निशान और राजू की हालत इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह सपना नहीं बल्कि एक जानलेवा हकीकत थी।
किसी तरह हम वापस पहुंचे। राजू को पूरी तरह संभलने में 1 महीना लग गया और मैं शायद आज तक उस सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया हूं। उस रात के बाद मैंने साफ कह दिया कि अब या तो मैं सिर्फ दिन में ट्रक चलाऊंगा या फिर यह काम छोड़ दूंगा। मेरी हालत देखकर मालिक भी मान गया और उसी दिन मैंने अपने आप से कसम खाई कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मजबूरी क्यों ना आ जाए, मैं कभी पैसों के लालच में अपनी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा और बुजुर्गों की चेतावनियों को कभी अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज नहीं करूंगा, क्योंकि वह खौफनाक रात मेरे लिए सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं बल्कि जिंदगी भर का सबक बन चुकी थी। एक ऐसा सबक जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज भी जब रात के सन्नाटे में अकेला बैठा होता हूं या किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं तो मेरे कानों में उस अनदेखी बारात की शहनाई और उस बूढ़ी कर्कश आवाज की गूंज अपने आप लौट आती है। वही आवाज जो जैसे मेरी रूह के भीतर तक उतर जाती है और मुझे याद दिलाती है कि उस रात हमने क्या देखा और क्या झेला था। वह रात मेरी यादों में किसी नासूर की तरह जिंदा है जो बार बार कुरेदने पर दर्द देता है और मुझे यह एहसास कराता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी समझ, तर्क और विज्ञान से बहुत परे हैं। बाद में ढाबे पर उस बुजुर्ग ड्राइवर ने भारी आवाज में जो बताया था वह मेरे दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि कैसे उन बेगुनाह और मजलूम लोगों की आत्माएं आज भी उस सड़क पर इंसाफ की आस में भटकती हैं। कैसे वह बारात आज भी उसी रास्ते से गुजरती है और हर अनजान मुसाफिर को अपना दुश्मन समझ लेती है। उन्हें लगता है कि सामने वाला वही दरिंदा डाकू है जिसने उनकी जिंदगी उजाड़ दी थी और जो झोपड़ी हमने देखी थी वह उसी खूंखार काले डाकू का पुराना अड्डा था जिसे बाद में पुलिस ने उसी जंगल में मार गिराया, मगर उसकी पापी आत्मा वहीं कैद रह गई और आज भी किसी इंसान के जिस्म में घुसकर उसे अपने जैसा शैतान बनाना चाहती है। यह सब सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और तब मुझे पूरी तरह समझ आया कि हम अनजाने में उन अतृप्त आत्माओं और उस शैतानी ताकत के इलाके में घुस गए थे। जो ढोल और शहनाई हमने सुनी थी वह किसी खुशी की आवाज नहीं बल्कि उन मरे हुए बारातियों की दर्द भरी पुकार थी जो आज भी उस खूनी रात को जीने को मजबूर हैं। जिस बूढ़े की आत्मा ने राजू के शरीर पर कब्जा किया था वह वही खूंखार काला डाकू था और बांस पर बैठी वह डरावनी औरत शायद वही बदनसीब दुल्हन थी जो आज भी अपने साथ हुए जुल्म का बदला तलाश रही थी। सुबह होने तक राजू को होश आ गया। उसका बुखार उतर चुका था लेकिन शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और उसे रात की किसी भी घटना की कोई याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि टायर पंक्चर हुआ था और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं उस खौफनाक सच्चाई का बोझ उसके दिल पर नहीं डालना चाहता था। सुबह सरदार जी की मदद से मिस्त्री बुलाकर ट्रक के दोनों टायर ठीक करवाए गए और जब हम दिन के उजाले में उसी रास्ते से लौटे तो उस जगह रुककर देखा जहां रात में झोपड़ी दिखाई दी थी, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ खाली जमीन और घने पेड़ थे। न कोई झोपड़ी, न खंडहर, न कोई निशान, जैसे सब कुछ एक भयानक सपना हो। मगर मेरे शरीर पर पड़े खरोंचों के निशान और राजू की हालत इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह सपना नहीं बल्कि एक जानलेवा हकीकत थी। किसी तरह हम वापस पहुंचे। राजू को उस सदमे से उबरने में पूरा 1 महीना लग गया और मैं शायद आज तक उस डर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया हूं। उस घटना के बाद मैंने साफ कह दिया कि अब या तो मैं सिर्फ दिन में गाड़ी चलाऊंगा या यह काम छोड़ दूंगा। मेरी मानसिक हालत देखकर मालिक भी मान गया और उसी दिन मैंने अपने आप से कसम खाई कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मजबूरी क्यों ना आ जाए, मैं कभी पैसों के लालच में अपनी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा और न ही बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास कहकर टालूंगा, क्योंकि वह खौफनाक रात मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी भर का ऐसा सबक बन गई है जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।